आज का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार, क्योंकि अब सिलेक्शन दूर नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। पहली स्लाइड में बात हो रही है एनबीएफसीज की, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की। ये वो संस्थाएं हैं जो आम जनता से डिपॉजिट लेती हैं और लोन भी देती हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि ये असल में बैंक नहीं है। इन्हें आर्थिक भाषा में शैडो बैंक्स कहा जाता है। हाँ, शैडो बैंक्स। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इनके लिए नए और बहुत सख्त नियम लागू किए हैं, जिसे डायरेक्शन 2026 कहा जा रहा है। बिल्कुल, इसके तहत नए ब्रांच खोलने के लिए अब काफी सख्ती बढ़ती जाएगी। हाँ, और इसके लिए एक प्रवाह नाम का नया पोर्टल बनाया गया है। अब इसी पोर्टल के जरिए एप्लीकेशन देना होगा। और एक नियम तो बहुत ही सख्त है। कौन सा? अगर कोई गोल्ड लोन कंपनी है जिसके पास 1000 से ज्यादा ब्रांच हैं, तो उसे कोई भी नई ब्रांच खोलने से पहले आरबीआई की विशेष मंजूरी लेनी ही होगी। अगर वो ये नियम नहीं मानेंगे तो वो केवल अपने ही राज्य में ब्रांच खोल पाएंगे, बाहर नहीं। ये काफी बड़ा कदम है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये बैंक नहीं है तो ये बैंकिंग का काम क्यों कर रहे हैं? क्या हम इन्हें क्रिकेट के उस इम्पैक्ट प्लेयर की तरह समझ सकते हैं जो खेलते तो हैं पर मुख्य टीम के नियमित खिलाड़ी नहीं होते? ये इम्पैक्ट प्लेयर वाली उपमा काफी हद तक सही है, मैं समझाती हूँ। देखिए, शैडो बैंक का मतलब ये नहीं है कि वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अच्छा। वो बस पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की छाया में या उसके समानांतर काम करते हैं। अर्थव्यवस्था में इनकी बहुत जरूरत होती है, लेकिन अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था को खतरा हो सकता है। इसीलिए आरबीआई ने ये प्रवाह पोर्टल शुरू किया है, ताकि नजर रखी जा सके। बिल्कुल, इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। आरबीआई देख पाएगा कि कौन सी कंपनी कहाँ विस्तार कर रही है और क्या वो नियमों का पालन कर रही है या नहीं। समझ गया। अब घरेलू अर्थव्यवस्था के नियमों से थोड़ा आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति पर बात करते हैं। दूसरी स्लाइड में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का व्यापार घाटा, मतलब ट्रेड डेफिसिट, $119.3 बिलियन हो गया है। ये काफी बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और व्यापार घाटे का मतलब होता है जब एक्सपोर्ट यानी हमारा सामान बाहर बेचना कम हो और इंपोर्ट यानी बाहर से सामान खरीदना ज्यादा हो। हाँ, पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है। और इसमें एक हैरान करने वाली बात यह है कि चीन ने अब अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और वो भारत का नंबर 1 व्यापारिक भागीदार बन गया है। मतलब $119.3 बिलियन। ये सच में चौंकाने वाला है। ये आंकड़ा वाकई बड़ा है, लेकिन व्यापार घाटा हमेशा बुरा नहीं होता। अच्छा। हाँ, अगर हम मशीनरी या तकनीक इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भविष्य के लिए अच्छा है। लेकिन चीन का हमारा नंबर 1 भागीदार बनना इस घाटे की प्रकृति को थोड़ा बदल देता है। वो कैसे? क्योंकि हम चीन से भारी मात्रा में तैयार इलेक्ट्रॉनिक सामान और केमिकल्स खरीदते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, और ये निर्भरता लंबे समय में अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। ओह, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अपने अलग ही समीकरण है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल सहायता की ओर चलते हैं, जो तीसरी स्लाइड का विषय है। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान को 13 टन बीसीजी वैक्सीन भेजी है। ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, और ये एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बिल्कुल सही। अब यहाँ वैक्सीन की जो जानकारी दी गई है वो बड़ी दिलचस्प है। बीसीजी 100 साल पुरानी वैक्सीन है जिसे त्वचा के अंदर, मतलब इंट्राडर्मल, लगाया जाता है, और ये माइकोबैक्टीरियम बोविस से प्राप्त होती है। लेकिन इसमें एक शब्द लिखा है लाइव एटेन्यूएटेड। रुको, क्या हम सच में शरीर में जिंदा बैक्टीरिया डाल रहे हैं? मतलब लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब तो कमजोर जिंदा बैक्टीरिया होता है ना? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तो खतरनाक नहीं है? सुनने में अजीब लगता है, पर मैं बताती हूँ कि ये कैसे काम करता है। लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब है कि बैक्टीरिया जिंदा तो है, लेकिन उसे लैब में इतना कमजोर कर दिया गया है कि वो बीमारी नहीं फैला सकता। अच्छा। जोर बैक्टीरिया से लड़ना सीख जाता है। एक तरह से ये हमारी इम्यूनिटी की ट्रेनिंग है। तो भविष्य में जब असली और ताकतवर टीबी का बैक्टीरिया हमला करता है तो शरीर को पहले से पता होता है कि उससे कैसे लड़ना है। क्या बात है! मतलब विज्ञान बीमारी से ही बीमारी का इलाज कर रहा है। लेकिन इंसानों की जान बचाने वाली इन दवाइयों से बात को अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स पर ले जाते हैं। चौथी स्लाइड में एक बैन की बात है। हाँ,
ग्लूफोसिनेट हर्बिसाइड पर। बिल्कुल। डीजीएफटी ने इस केमिकल के इंपोर्ट पर 6 महीने की रोक लगा दी है क्योंकि ये जलीय जीवों के लिए बहुत खतरनाक है। ये एक नॉन सेलेक्टिव खरपतवारनाशक है जिससे गलती से मुख्य फसल भी मर सकती है। मतलब ये पौधों में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म रोकता है और जड़ों में जहरीली अमोनिया जमा करता है। अब अगर मैं नॉन सेलेक्टिव की बात करूं तो क्या ये किसी ऐसे अंधे झाड़ू की तरह है जो बिना सोचे समझे बस सब कुछ साफ कर देता है, फसल और कचरा दोनों? हाँ, आप इसे बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ही यही है कि ये केमिकल दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाता। ये जिस भी पौधे पर गिरेगा उसे मार देगा। और ये अमोनिया वाला हिस्सा कैसे काम करता है? देखिए, हर पौधे को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन ये केमिकल पौधों के नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को रोक देता है। इसकी वजह से पौधे के अंदर नाइट्रोजन पचने की बजाय अमोनिया गैस में बदलने लगता है। ओह अच्छा। और अमोनिया बहुत जहरीला होता है, तो वो जड़ों में जमा होकर पौधे को अंदर ही अंदर मार देता है। और जब ये बारिश के पानी के साथ नदियों या तालाबों में जाता है तो मछलियों और जलीय जीवों के लिए जानलेवा बन जाता है। बाप रे, ये तो पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद कर रहा है। और जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हमारी अगली स्लाइड एक ऐसे जीव के बारे में है जो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। चमगादड़। हाँ, स्लाइड 5 है भारत के चमगादड़ रिपोर्ट 2024। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन की इस रिपोर्ट के अनुसार शहरीकरण और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से इनकी आबादी भारी खतरे में है। ये बहुत चिंता की बात है। हाँ, और इसमें कई दिलचस्प तथ्य हैं, जैसे भारत में कुल 135 चमगादड़ प्रजातियां हैं और ये दुनिया के इकलौते स्तनधारी मतलब मैमल हैं जो सच में उड़ सकते हैं, ट्रू फ्लाइट। बिल्कुल। ये बॉम्ब ब्लडेड होते हैं और अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं, जिसे इकोलोकेशन कहते हैं। ये पर्यावरण में परागणकर्ता यानी पॉलिनेटर का भी काम करते हैं। और स्लाइड में लिखा है कि ये पूरी तरह से अंधे नहीं होते। तो क्या वो जो पुरानी कहावत है कि चमगादड़ की तरह अंधा, वो पूरी तरह से गलत है? हाँ, वो कहावत वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह गलत है। मैं समझाती हूँ। चमगादड़ों की आंखें होती हैं और वो देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो रात में सक्रिय होते हैं इसलिए सिर्फ आंखों से काम नहीं चलता। अच्छा, तो इकोलोकेशन काम आता है। बिल्कुल। वो ध्वनि तरंगे छोड़ते हैं और जब वो तरंगे किसी चीज से टकराकर वापस आती हैं तो वो अंधेरे में भी अपने आसपास का पूरा नक्शा समझ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बहुत अच्छे पॉलिनेटर होते हैं। कई फलों और पौधों का परागण रात में सिर्फ चमगादड़ ही करते हैं। मतलब अगर वो खत्म हो गए तो हमारे जंगल भी खतरे में आ जाएंगे। सही कहा आपने। खैर, प्रकृति को हो रहे इस नुकसान की कड़ी को जोड़ते हुए अब स्लाइड 6 पर आते हैं। यहाँ नदियों के प्रदूषण की बात है। घग्गर नदी, हरियाणा में बहने वाली नदी। हाँ, और ये बहुत दुखद है कि हरियाणा के गांवों में इस नदी के जहरीले पानी से कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये एक मौसमी नदी है जो सिर्फ मानसून में बहती है। इंटरमिटेंट नदी। जी, और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौशल्या और झाझरा हैं और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर बहती हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इसे पुरानी वैदिक सरस्वती नदी का हिस्सा माना जाता है। जो कभी इतनी पवित्र थी वो आज कैंसर बांट रही है। बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मौसमी नदी होने से प्रदूषण का क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। क्योंकि ये एक मौसमी नदी है, इसका मतलब है कि साल के ज्यादातर समय इसमें प्राकृतिक पानी का बहाव बहुत कम होता है। अच्छा। तो जब इसमें फैक्ट्रियों का रसायन या सीवर का पानी गिरता है तो उसे बहाकर ले जाने के लिए साफ पानी होता ही नहीं है। वो जहरीला पानी वहीं जमा होने लगता है, गाढ़ा हो जाता है और धीरे धीरे जमीन के अंदर रीसने लगता है। और फिर वही पानी लोग हैंडपंप से पीते हैं। बिल्कुल। और वही हैवी मेटल्स और टॉक्सिन्स कैंसर का कारण बन रहे हैं। ये बहुत ही खौफनाक स्थिति है। लेकिन ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है। हमारी 7वीं स्लाइड बताती है कि विकसित देशों में भी नदियां खतरे में हैं। पोटोमैक नदी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पोटोमैक नदी जो अमेरिका में है। हाँ। यूएसए के एक संरक्षण संगठन ने इसे अमेरिका की सबसे खतरे वाली नदी 2026 घोषित किया है। ये अमेरिका के पूर्वी हिस्से की प्रमुख नदी है। इसका बहुत ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व है। ये अपलाचियन पहाड़ियों से निकलती है और चेसपेक बे में जाके गिरती है। पर यह बहुत हैरान करने वाला है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति की इतनी ऐतिहासिक नदी भी खतरे की लिस्ट में सबसे ऊपर है। देखिए, प्रदूषण किसी देश की अर्थव्यवस्था देखकर नहीं आता। अमेरिका में भी अनियंत्रित शहरीकरण है,
पोटोमैक नदी जब वॉशिंगटन डीसी जैसे बड़े शहरों से गुजरती है तो वहां का शहरी और औद्योगिक कचरा इसमें मिलता है। और जब ये नदी चेसापीक बे तक पहुंचती है तो पानी इतना दूषित हो जाता है कि वहां समुद्री जीवों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये सिर्फ विकासशील देशों की समस्या नहीं है। सही बात है, पर्यावरण को कोई भी ग्रांटेड नहीं ले सकता। अब नदियों की सफाई की बात से खेलों की सफाई पर चलते हैं। ऑपरेशन अपस्ट्रीम। बिल्कुल, स्लाइड 8 में ऑपरेशन अपस्ट्रीम के बारे में बताया गया है। भारत में खेलों में अवैध प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं मतलब डोपिंग के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई और वाडा का ये एक संयुक्त मिशन है। वाडा यानी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अब अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग करता है तो ये तो ऐसा है जैसे कोई छात्र परीक्षा में पर्ची ले जाकर नकल कर रहा हो, पर इसके लिए सीधे सीबीआई जैसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्यों आना पड़ा? क्योंकि ये मामला सिर्फ एक खिलाड़ी के नकल करने का नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध है। अच्छा, हाँ, इसमें सिर्फ खिलाड़ी शामिल नहीं होते, इसमें अवैध दवाएं बनाने वाले डॉक्टर्स, स्मगलर्स और एक पूरा नेटवर्क शामिल होता है। वाडा और सीबीआई के साथ आने का मतलब है कि वो सिर्फ खिलाड़ी को नहीं पकड़ना चाहते, बल्कि उस पूरे सप्लाई चेन को, उस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। ओह, मतलब ये पूरा एक ट्रक कार्टेल जैसा है। बिल्कुल वैसा ही। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अपराधों से अब वापस भारत की तरफ लौटते हैं, अपनी स्थानीय सांस्कृतिक पहचान की ओर। स्लाइड 9 में मेघालय की नई आधिकारिक भाषाओं की बात की गई है। मेघालय कैबिनेट ने अंग्रेजी के साथ साथ जो पहले से आधिकारिक थी, अब खासी और गारो को भी राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया है। ये बहुत अच्छी खबर है। और ये बहुत दिलचस्प भी है, क्योंकि खासी और गारो मेघालय की प्राचीन स्थानीय जनजातियां हैं और ये वहां के पहाड़ियों के नाम भी हैं। ये राज्य 1972 में बना था और अब इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग चल रही है, जिसमें अभी कुल 22 भाषाएं हैं। मुझे बहुत रोचक लगा कि एक ही नाम पहाड़ी का है, वही जनजाति का है और अब वही आधिकारिक भाषा भी बन गई है। हाँ, ये उस क्षेत्र की गहरी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है और इन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि जब कोई भाषा इस अनुसूची में आ जाती है तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है। अच्छा। सरकार उसके विकास के लिए फंड देती है और आप राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं भी उस भाषा में दे सकते हैं। तो ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि भाषा को जीवित रखने का एक बहुत बड़ा तरीका है। बिल्कुल, और भाषा से जुड़ा हुआ हमारा अगला विषय भी है। स्थानीय कला और शिक्षा को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात है। स्लाइड 10 में विश्वसूत्र और AICTE वाणी। जी, यहाँ 2 पहल हैं। पहला है विश्वसूत्र, जो कपड़ा मंत्रालय की पहल है। इसका मकसद भारतीय हथकरघा यानी हैंडलूम को ग्लोबल बनाना है। इनका विजन है 5F यानी फार्म टू फॉरेन। और दूसरा है AICTE वाणी 3.0। इसका लक्ष्य तकनीकी शिक्षा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में बढ़ावा देना है। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। मुझे भी यही लगा। मतलब इंजीनियरिंग जैसी जटिल पढ़ाई अपनी मातृभाषा में, ये तो शिक्षा के तरीके को पूरी तरह बदल देगा, है ना? बिल्कुल बदल देगा। मैं समझाती हूँ। जब कोई छात्र कोई मुश्किल तकनीकी विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ता है तो उसका दिमाग भाषा को ट्रांसलेट करने में नहीं, बल्कि सीधे उस कॉन्सेप्ट को समझने में लगता है। इससे समझ गहरी होती है। और विश्व सूत्र के 5F विजन की बात करें तो ये हमारे बुनकरों को सीधा वैश्विक बाजार से जोड़ने का एक शानदार तरीका है, जिससे बिचौलियों का असर कम होगा और कला को सही दाम मिलेगा। ये तो विकास का बहुत ही सकारात्मक रूप है, लेकिन विकास हमेशा इतना सीधा नहीं होता। 11वीं स्लाइड में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जहां विकास और पर्यावरण के बीच सीधा टकराव हो रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना। हाँ, ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जिसे अमृत क्रांति कहा जा रहा है। इसका मकसद है पानी की कमी को दूर करने के लिए केन और बेतवा नदियों को जोड़ना, और इसी से जुड़ा है माता टीला बांध, जो बेतवा नदी पर है। लेकिन इसका बहुत भारी विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में महिलाएं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ चिता आंदोलन कर रही हैं। वो सच में नकली चिताओं पर लेटकर प्रदर्शन कर रही हैं। ये दृश्य वाकई बहुत विचलित करने वाला है। बिल्कुल, और इस विरोध की वजह यह है
कि इस प्रोजेक्ट से पन्ना टाइगर रिजर्व भारी रूप से प्रभावित होगा। मतलब ये कितना शक्तिशाली और ध्यान खींचने वाला विरोध है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, यहाँ हमें दोनों पक्षों को समझना होगा। एक तरफ अमृत क्रांति का उद्देश्य उन इलाकों में पानी पहुंचाना है जो सूखे से बुरी तरह प्रभावित है। लोगों को पीने का और सिंचाई का पानी चाहिए, ये एक बुनियादी जरूरत है। सही है। लेकिन दूसरी तरफ पन्ना टाइगर रिजर्व एक बहुत ही संवेदनशील इकोसिस्टम है। अगर वो डूबेगा तो बाघों का प्राकृतिक आवास छिन जाएगा और वहां का पर्यावरण बुरी तरह डैमेज होगा। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है जहां विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, हम यहाँ सिर्फ तथ्य सामने रख सकते हैं, फैसला तो खैर प्रशासन का ही होगा। खैर, अब स्लाइड 12 पर आते हैं, जो समय और इतिहास के महत्व को दर्शाती है। महत्वपूर्ण दिवस। हाँ, यहाँ अप्रैल के 2 दिनों का जिक्र है। 18 अप्रैल, जिसे विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी थीम थी संघर्षों और आपदाओं में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। और भारत में 44 यूनेस्को साइट्स हैं, जिनमें सबसे नवीनतम है मराठा सैन्य परिदृश्य। और इसके ठीक अगले दिन 19 अप्रैल को विश्व यकृत यानी लिवर दिवस होता है, जिसकी थीम है अच्छी आदतें स्वस्थ लिवर। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि इतनी भारी भरकम जानकारी पचाने के बाद अब मुझे भी अपने लिवर के लिए कुछ अच्छी आदतें अपनानी ही पड़ेंगी। 12 अप्रैल की थीम हमें बताती है कि कैसे युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के बीच हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना है, और 19 अप्रैल याद दिलाता है कि उसी तरह हमें अपनी शारीरिक धरोहर यानी अपने लिवर को भी अच्छी आदतों से बचाना है। बहुत खूब कहा आपने। और अब विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारी आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 13, रैपिड फायर रिवीजन। बिल्कुल, ये एक त्वरित रिकैप है जिसमें टॉप 10 रिवीजन पॉइंट्स हैं। तो चलिए इसे थोड़ा तेजी से करते हैं। मैं पहला पॉइंट बोलता हूं। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। और मोबिला के ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर शिवम दुबे बने हैं। नंबर 3, अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बन गया है। नंबर 4, पर्यावरण से जुड़ा है वाटर फॉरवर्ड पहल विश्व बैंक द्वारा लॉन्च की गई है। और नंबर 5 पर है प्रोजेक्ट संजीवनी, जो तेलंगाना की पहली हाईवे दुर्घटना देखभाल प्रणाली है। नंबर 6, भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल। और 7वां पॉइंट है सयानी गुप्ता के बारे में, जिन्हें हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2026 चुना है। नंबर 8, पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो कांकरिया डिपो अहमदाबाद बना है। और नंबर 9, मरीन स्पेशल प्लान को लॉन्च करने वाला ओडिशा पहला राज्य बन गया है। और आखिरी पॉइंट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इकलौता उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है। बेहतरीन। और इसी के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा का समापन होता है। आज हमारे साथ इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।